हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं केटीजी थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 12 और लास्ट लेक्चर के साथ स्टार्टिंग का पोर्शन जो है आज के लेक्चर में वो मेनली मेंस पे डिपेंडेंट है। मेंस या नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, एडवांस में नहीं आता है इन जनरल, है ना। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देख लें, क्योंकि मेंस की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर मेंस के लिए अगर आप फोकस्ड हैं, तो बच्चों मैं बस आपको ये कहूँगा कि आज के लेक्चर में एक क्वेश्चन ऐसा है जो मेंस में आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बहुत ध्यान से आज का लेक्चर सुनेंगे ताकि मेंस के हम क्वेश्चन को हम हल कर पाएँ। डेफिनेट है कि एक क्वेश्चन आने वाला है। और बेटा अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं कहूँगा कि मेंस में अच्छा हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, और मेंस ही अगर खराब हो जाए तो बेटा मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो बेटर है कि आज का लेक्चर बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना, तो अच्छा रहेगा। तो ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्नोट साइकिल जो बेटा कल मैंने स्टार्ट किया था, है ना, बिल्कुल वही एक रिपीट टेलीकास्ट देख लेते हैं जरा जल्दी से कि अगर हमारे पास 4 प्रोसेस की एक साइकिल है जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो कैसे निकालेंगे एफिशिएंसी, और फिर कैसे हम पढ़ेंगे कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेशन के बारे में, है ना, और फाइनली बल्क मॉडल्स के बारे में, और फिर अंतों का आज का लास्ट लेक्चर है ये हमारा केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्नोट साइकिल के साथ। ये आइसोथर्मल है, एक्सपेंशन हो रहा है, ये एडियाबैटिक है, और यहां पे ये एडियाबैटिक है, और ये आइसोथर्मल है। ए बी सी डी, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहला, ये एडियाबैटिक। 2 आइसोथर्मल है, 2 एडियाबैटिक। कैसे पहचानूंगी? आइसोथर्मल की स्लोप कम, एडियाबैटिक की ज्यादा, आइसोथर्मल की स्लोप कम, एडियाबैटिक की ज्यादा। तो ये एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल। ये एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, इधर जाते हो इधर कंप्रेशन हो रहा है, ये कंप्रेशन है। चलिए ऐसा करते हैं, नामकरण कर देते हैं। ए बी कैसा प्रोसेस है पहले बताएंगे। अगर मान लो कोई कहते हैं 2 आइसोथर्मल है, 2 एडियाबैटिक, कैसे पहचानेंगे? ये आइसोथर्मल है, ए बी आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बीसी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सीडी। अब बेटा देखो ये स्लोप कम वाला है, स्लोप ज्यादा वाला, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। सीडी है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगर मैं बेटा आपको बताऊं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन आना ही आना। डी स्लोप ज्यादा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, पूरा नामकरण नहीं करेंगे, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें मेरे को बताना है प्यारे बच्चों कि बेसिकली वर्क डन कितना है और एफिशिएंसी कितनी है ना। एफिशिएंसी बेसिकली मेरे को चर्चा करनी, कितनी एफिशिएंसी। बेटा पहली बात, हीट सप्लाइड अगर मैं कहूँ, ये आइसोथर्मल है और एक्सपेंशन हो रहा है, गैस वर्क कर रही है। तो बेटा आइसोथर्मल में बेटा क्या होता है, एबी में क्या होता है, Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है। डेल्टा यू तो 0 आइसोथर्मल है, तो जितनी हीट सप्लाई करोगे उतना ही वर्क होगा। तो यहाँ गैस वर्क कर रही है तो इसमें हीट सप्लाई करेंगे, लेट से Q1, और इस आइसोथर्म का टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है। ठीक है, अब ये एडियाबैटिक आ गया, तो इसमें हीट सप्लाइड क्या होगी, इसमें तो Q 0 होगा, इसमें ना हीट दी गई है ना हीट ली गई, तो इस प्रोसेस के लिए Q इज 0। इस प्रोसेस फिर से आइसोथर्मल आ गया। अच्छा ये भी एडियाबैटिक है, ज्यादा स्लोप वाला, तो इसमें भी हीट सप्लाइड ना करी गई है ना ली गई है। क्या ये बात क्लियर हुई? बेटा एडियाबैटिक में ना हम हीट लेते हैं ना हम हीट देते हैं, तो 2 एडियाबैटिक है ना, तो उसमें ना हीट ली गई है ना हीट दी गई। और इस प्रोसेस में क्या आइसोथर्म है, और बेटा गैस पे वर्क हो रहा है, तो उतनी हीट बाहर निकलेगी, यहाँ पे बाहर निकलेगी Q, और कितनी निकलेगी, जितना गैस वर्क करेगी, जितना गैस वर्क करेगी। अब यहाँ पे प्रेशर क्या है, PA वॉल्यूम VA, यहाँ पे PB VB, यहाँ पे PC VC, यहाँ पे PD VD, और ये आइसोथर्म है फिर से, तो यहाँ पे टेम्परेचर को T2 कहते हैं, C और D। बेटा हीट केवल दो प्रोसेस में ही इन्वॉल्व है, एक में दी है और एक में निकाली है। तो बेटा
Q1 हमने सप्लाई करी, Q2 निकल गई, Q1 दी और Q2 निकल गई, तो इसका मतलब वर्क कितना हुआ, Q1 माइनस Q2। बेटा Q1 हमने सप्लाई करी, W इंजन ने वर्क किया, W सिस्टम ने वर्क किया, है ना, और Q2 निकल गई। Q1 हमने सप्लाई करी, W सिस्टम ने वर्क किया और Q2 निकल गई, तो W क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, Q1 माइनस Q2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो W आ गया Q1 माइनस Q2। W क्या आ गया प्यारे बच्चों, Q1 माइनस Q2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये W आपके सामने आ गया Q1 माइनस Q2। कितना निकल के आ गया W, Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब W आपके सामने आ गया। अब हीट सप्लाइड कितनी है बेटा, W हमने हीट सप्लाई करी और W सिस्टम ने वर्क किया। W क्या है बेटा प्यारे बच्चों, सिस्टम ने वर्क किया, हीट सप्लाई करी Q1। तो Q1 जब हीट सप्लाई करी तो सिस्टम ने वर्क किया W। Q1 जब हीट सप्लाई करी तो सिस्टम ने वर्क किया W, जब हीट सप्लाई करें तो वर्क किया W बाय Q1। दिस इज एफिशिएंसी, फ्रैक्शनल एफिशिएंसी की बात है। परसेंटेज निकालें तो इनटू 100। बेटा मेरी बात समझिए ध्यान से, एक में हीट दी और एक में निकली है, दो प्रोसेस में, बाकी में हीट इन्वॉल्व नहीं। एडियाबैटिक अगर दो आ गए तो मजे आ गए, तो क्या आ गए, मजे आ गए, है ना, बहुत सिंपल हो गया काम। तो Q1 दी और Q2 निकली, तो Q1 दी, W सिस्टम ने वर्क किया, Q2 निकल गई। नहीं आया समझ में, अरे Q1 दी सिस्टम को, W इसमें कुछ वर्क किया होगा, साइक्लिक प्रोसेस में कुछ वर्क हो रहा है ना, और Q2 बाहर निकल गई। तो इतनी हीट आई थी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो चेंज होनी नहीं है बेटा, इतनी निकल गई और इतना उसने वर्क कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खाली लगा। तो यहां से W आ गया Q1 माइनस Q2, है ना, और Q1 हीट सप्लाई करें तो W वर्क हो, तो 1 हीट सप्लाई करेंगे तो क्या वर्क होगा, W बाई Q1। मैं फिर से बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर ये कोई प्रोसेस दे दो और कह दे कि दो इसमें आइसोथर्म्स हैं और दो एडियाबैटिक हैं प्रोसेस, तो पहचानो, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो एडियाबैटिक, जिसकी स्लोप ज्यादा होगी वो एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक या आइसोथर्म। तो एडियाबैटिक वालों में हीट एक्सचेंज जीरो होगा, आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन तो गैस वर्क करेगी, तो जितना गैस वर्क करेगी उतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब कंप्रेशन जितना गैस पे वर्क होगा उतनी हीट निकल जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज तो जीरो होता है आइसोथर्मल में, NCV डेल्टा T होता है, डेल्टा U, तो डेल्टा T तो जीरो, तो बस बेटा W बाय Q1 इज द आंसर, है ना। अब बेटा Q1 कितना होगा, Q1 होगा वर्क डन के बराबर, और वर्क डन क्या होगा, nRT1 सॉरी ln VB बाय VA। अच्छा Q2 तो निकली है तो नेगेटिव हो, है ना, वर्क डन भी नेगेटिव है, तो मेरे को ना Q का मैग्नीट्यूड ले दो, कितनी मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल एनर्जी निकली, तो जितना वर्क डन का मैग्नीट्यूड हो उतना ही थर्मल एनर्जी का मैग्नीट्यूड हो, है ना, थर्मल एनर्जी एक्सचेंज का। तो nRT2 ln ज्यादा वॉल्यूम बाय कम वॉल्यूम, तो उतनी निकली, क्योंकि अगर मैं VD बाय VC कर लूंगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब रिजेक्टेड वाला, मतलब वो नेगेटिव साइन भी बता देगा कि इतनी रिजेक्ट हुई थर्मल एनर्जी, तो मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूँ VC बाय VD। यहां पर भी बेटा मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इतनी निकली, ठीक है, VC बाय VD, तो इतनी थर्मल एनर्जी दी, इतनी निकली, मैग्नीट्यूड है बेटा Q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल एनर्जी रिजेक्टेड, है ना। थर्मल एनर्जी एक्सचेंज अगर डायरेक्टली बोले और प्लस माइनस, तो प्लस बताएगा दी और माइनस बताएगा निकली, और अगर मैं कहता हूं इतनी निकली तो इसका मतलब निकली है भैया 10 जूल निकली, तो इसका मतलब 10 जूल इज द अमाउंट ऑफ हीट व्हिच हैज बीन रिजेक्टेड बाय द गैस। ठीक है, अब बेटा ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस है जहां पे थर्मल एनर्जी एक्सचेंज जीरो, वहां पर टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट लगाइए जरा, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यहां पे लगाए टीवी की पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट, तो T1 VB की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 VC की पावर गामा माइनस 1। अब AD में भी लगा लीजिए, T1 VA की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2 VD की पावर गामा माइनस 1, डिवाइड कर दीजिए, VB बाय VA, T1 कट जाए, की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू VC बाय VD की पावर गामा माइनस 1।
अब 1/γ-1 ले लीजिए, यहां से VB/VA निकल के आ गया VC/VD। अरे वाह, मतलब ln के अंदर जो क्वांटिटी है VB/VA और VC/VD तो बराबर आ गए, वो तो बराबर आ गए। ठीक है, तो ये अगर इसको क्वांटिटी को मैं नाम दे दूं K, तो ये भी K है, दोनों K है, ये भी K और ये भी K, क्योंकि VC/VD और VB/VA बराबर, तो उनके लॉग भी बराबर हो गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या आ रही है बेटा, W/Q1, और W क्या है, Q1 - Q2, तो Q1 - Q2/Q1 हो जाएगा 1 - Q2/Q1, और Q2/Q1 क्या चीज आएगी, Q2/Q1 क्या निकल के आएगा, T2/T1, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - T2/T1, दिस इज द एफिशिएंसी। चलिए अब नामकरण भी बताता हूं। इस साइकिल का नाम होता है कार्नोट साइकिल। क्या नाम होता है, कार्नोट साइकिल, है ना, और सवाल इसी पे ही आने हैं मेंस में। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख लिया हो। अगर आपको ये प्रूफ आ जाए तो बड़ी बढ़िया बात है, और नहीं भी आ पाए तो बेटा बस मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ पर हम केमिस्ट्री वालों के हाथ पैर जोड़ेंगे, उनसे मदद ले लेंगे, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री वालों की टेक्निक बहुत बढ़िया है, ये फिजिक्स वालों की जो टेक्निक है ये बहुत ही पुअर है। वो वहां पर वो लोग एंट्रोपी यूज करके, डेल्टा एक्स होता है Q/T, है ना, चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, Q/T। ठीक, बिल्कुल सही बात है। चलिए, ये तो हमने सीख लिया फिजिक्स वाला मेथड। अब बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस को ना केमिस्ट्री वाले बोल देते हैं आइसोएंट्रोपिक, है ना, आइसोएंट्रोपिक, आइसोएंट्रोपिक भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है बेटा, डेल्टा एस होता है Q/T। Q 0 है एडियाबैटिक में, तो एंट्रोपी चेंज 0 है ना, तो यहाँ एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही, यहाँ एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से, मैं आपको समझा लूंगा। यहाँ पे डेल्टा एस 0 और यहाँ पे डेल्टा एस, दो जगह डेल्टा एस 0, और बेटा जहां से चले थे वहीं आ गए। इसका मतलब इसमें हीट सप्लाई करिए तो इसमें एंट्रोपी बढ़ी होगी, और इसमें हीट निकली तो इसमें एंट्रोपी घटी होगी, है ना। बेटा इसमें हीट सप्लाई करिए, Q पॉजिटिव है तो डेल्टा एस पॉजिटिव, इसमें Q नेगेटिव है तो डेल्टा एस नेगेटिव, और जितनी एक में बढ़ेगी उतनी दूसरे में घटेगी, क्योंकि जितनी एंट्रोपी थी उतनी ही होनी चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से चले थे वहीं आ गए, इसमें एंट्रोपी चेंज हुआ नहीं, तो जितनी इसमें बढ़ेगी उतनी ही इसमें घटेगी। तो बेटा डेल्टा एस Q/T या Q कह लीजिए T डेल्टा एस, मतलब यह कह लीजिए दोनों में एंट्रोपी चेंज बराबर है, दोनों में एंट्रोपी चेंज बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, इसमें एंट्रोपी बढ़ रही है, इस प्रोसेस में घट रही है। पर अगर जो चेंज की बात करूं, एंट्रोपी में क्या चेंज है, वो बराबर है, तो Q1 जो होगा वो T1 डेल्टा एस होगा बेटा, Q T डेल्टा एस, और Q2 क्या होगा, T2 डेल्टा एस, मैग्नीट्यूड ले ली दोनों। तो बेटा हो क्या रहा है, सिस्टम को Q1 हमने हीट सप्लाई करी, है ना, W उसने वर्क किया, Q2 बाहर निकली। फिर से बता रहा हूं, Q1 दी, W वर्क हुआ, Q2 निकली, तो बेटा Q1 हो गया W प्लस Q2, Q1 क्या हो गया, W प्लस Q2। बेटा ये जो मैं केमिस्ट्री वाला मेथड बता रहा हूं, बस मेरा भरोसा मानिए, क्वेश्चंस तो आप तभी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे जब आप ये तरीका जान पाएंगे। एक एक लाइन में क्वेश्चन होंगे। तो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, तो यहां से W क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो Q1 हीट सप्लाई करी तो इतना वर्क हुआ, तो Q1 सप्लाई करी तो W वर्क हुआ, तो 1 सप्लाई करेंगे तो वर्क क्या होगा, W/Q1। 1 सप्लाई करने में जो वर्क होता है उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। अब W क्या है, Q1 माइनस Q2 बाय Q1, तो 1 माइनस Q2 बाय Q1, तो एफिशिएंसी निकल के क्या आ गई प्यारे बच्चों, Q2 बाय Q1 क्या हो जाएगा, Q2 बाय Q1 हो जाएगा T2/T1, तो 1 माइनस T2/T1। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से समझ में आ सकता है प्यारे बच्चों। तो Q2/Q1 हो जाएगा T2/T1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों मेरे को लगता है मैं आपको बड़े आराम से बात समझा पाया हूं, है ना। तो बेटा एक में जो इसमें एंट्रोपी चेंज है वो इसमें बढ़ेगी और इसमें घटेगी, बस जितनी बढ़ेगी और उतनी घटेगी, ये ध्यान में देना, क्योंकि जहां से चले थे वहीं इन दोनों में एंट्रोपी चेंज नहीं। हालांकि केमिस्ट्री में इसका TS डायग्राम भी बना देते हैं, है ना, अपने पास इतना टाइम नहीं कि वेस्ट करें, बस इतने में काम बन जा रहा है। एक में एंट्रोपी बढ़ रही है और एक में एंट्रोपी घट रही है ना। अगर वैसे बनाओ तो केमिस्ट्री वाले इसी को ऐसे बनाते हैं, दो TS डायग्राम बना देते हैं,
ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, ये दो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए और ये दो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस हो गए। अब T डेल्टा एस ये हो गया हीट सप्लाई, यहाँ पे T1 डेल्टा एस हीट सप्लाई करी एक प्रोसेस में और दूसरे में निकल गई, तो T1 डेल्टा एस माइनस T2 डेल्टा एस ये हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। और सप्लाई कितनी करी थी T1 डेल्टा एस, सप्लाई कितनी करी थी प्यारे बच्चों T1 डेल्टा एस। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, कोई खास बड़ी बात नहीं, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब बेटा ये जो है ना ये बेसिकली कार्नोट साइकिल है और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी आ गई 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस छोटा टेम्परेचर अपॉन बड़ा टेम्परेचर, 1 माइनस छोटा टेम्परेचर अपॉन बड़ा टेम्परेचर, ये आ गई कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी। इसको फटाक से एक बार छाप लीजिए, फिर मैं आपको जरा समझाता हूँ कि ये कार्नोट साइकिल कुछ नहीं है बेटा, लेकिन ये आइडियल इंजन की साइकिल होती है। अब देखो बेटा जो इंजन होता है ना बेटा, प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं इंजन कैसे चलता है बेटा, वो तो आपको मालूम ही होगा, 3 इडियट्स आपने देखी है ना, या ठक 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 डिपेंडिंग अपॉन है ना आपका बाइक है या ट्रेन, ठीक है। चलिए तो मजाक की बात है, तो बेटा इंजन कैसे वर्क करता है ये मैं आपको समझाता हूँ बेटा। आई होप आप लोगों ने सबने टाइटैनिक देखी होगी, उसमें इंजन का एक मॉडल तो आपको दिखाया था, ये इंजन का मॉडल है, तो ये इस तरीके से चलता है, ये पिस्टन आगे पीछे होता रहता है और ये घूमता है, और इसी से ही बेटा दो व्हील्स कनेक्टेड होते हैं जिसको पावर मिलती है। ये एक बड़ा सा लोहे का व्हील होता है, ये ऐसे से चलता रहता है, इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। एक भारी सा व्हील होता है, सबसे भारी जो व्हील होता है उसका नाम होता है फ्लाई व्हील, जो क्योंकि ना बेटा इसमें क्या होता है पेट्रोल जलता है तो एनर्जी इसको मिलती है, पर अगर पेट्रोल जला तो बेटा बहुत तेज झटका आ सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि बहुत भारी व्हील लगाते हैं। ये क्या करेगा, अचानक से इसकी ना मतलब काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी पर एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज चेंज नहीं है, तो झटका नहीं फील होगा जो गाड़ी में बैठे हुए, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से इंजन मूव करता है। अब देखो प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे दो वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो वॉल्व्स होते हैं, जिससे क्या होता है बेटा एक से फ्रेश एयर आती, एक से क्या होता है फ्रेश एयर आती, ठीक है, ये ओपन होता है और फ्रेश एयर आ जाती है। यहाँ पे वॉल्व भी ओपन हो जाता है, यहाँ से फ्रेश एयर अंदर आ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये एग्जॉस्ट वॉल्व होती है, यहाँ से धुआं बाहर निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा इंजेक्टर्स होते हैं जो फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, ये इंजेक्टर्स हैं जो फ्यूल इंजेक्ट करते हैं बेटा। वैसे ना ये ज्ञान काम का नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूँ जस्ट आपको लगे कि हाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो सही, ठीक है। तो देखिए बहुत ध्यान से, और यहाँ पर मतलब इंजेक्टर्स दोनों तरफ लगा दिए, दोनों तरफ से फ्यूल आ रहा है ताकि फ्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जो फ्यूल इंजेक्ट करेंगे, और यहाँ पर होता है बेटा एक स्पार्क प्लग, है ना, जो क्या करेगा स्पार्क प्रोड्यूस करेगा, इसका काम है स्पार्क प्रोड्यूस करना ताकि फ्यूल जले, ताकि फ्यूल जले। क्या क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो। आइए देखिए अब कैसे करते हैं। सबसे पहले पता क्या होता है, ये इधर आता है, ये वाली वॉल्व खुल जाती है और यहां से फ्रेश एयर अंदर आती है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। सबसे पहले क्या होता है, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर सबसे पहले ये होता है, ठीक है। सबसे पहले हुआ इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, फ्रेश एयर अंदर आएगी, अंदर आ गई, फिर क्या होगा कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, सारी वॉल्व्स बंद हो गई, अब फ्रेश एयर को कंप्रेस किया, फिर क्या होगा कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर अंदर आई थी उसी का ही कंप्रेशन, उसी का ही क्या कर दिया प्यारे बच्चों, उसी गैस को ही हमने कंप्रेस कर दिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, उसके बाद पता क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, यहां से फ्यूल को इंजेक्ट कर देंगे, है ना, बिल्कुल वेपराइज टाइप में ताकि हर तरफ फैल जाए। फिर क्या होगा, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल को इंजेक्ट किया, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, इग्निशन
फिर इग्निशन, यहां से इग्नाइट कर दिया स्पार्क प्लग से, और क्या मिलेगी बेटा? पावर। क्या मिलेगी हमको? पावर। जब वो जलेगा तो ये पिस्टन को धकेलेगा, तो पिस्टन को धकेलेगा। पहला प्रोसेस इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। फिर दूसरा कंप्रेशन, जब बेटा एयर को दबाना होता है ना, बहुत वर्क करना पड़ता है, उसी में ही हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। आप बेटा पिस्टन, आप क्या करिए, एक इंजेक्शन लीजिए, उसके आगे से ना नीडल निकाल दीजिए, उसमें एयर फिल कर दीजिए और उसको दबाने की कोशिश करिए, बड़ी मुश्किल दबेगी। आपने कभी कभी देखा हो पेट्रोल खत्म है तो गाड़ी झटके मार मार के रुकती है, तो वो झटके क्यों आते हैं? जब वो कंप्रेशन होता है तो एनर्जी बड़ी ज्यादा खर्च होती है ना, तो झटके मार मार के गाड़ी रुकती है। तो झटके क्यों लग रहे हैं? वो कंप्रेशन में एनर्जी खर्च होती है, इसमें एनर्जी खर्च होती है ना। ये है बेटा प्रोसेस जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है। अब ये हो गया कंप्रेशन। तीसरा आया प्रोसेस इंजेक्शन ऑफ फ्यूल, इग्निशन और मिली पावर। इंजेक्शन इग्निशन तो एक ही जगह पे हुआ, फिर अगले स्ट्रोक में मिल क्या रही है? पावर। ये प्रोसेस हुआ, जब ये यहां पे पहुंचा तो एक प्रोसेस हुआ इंजेक्शन इग्निशन और ये मिली पावर। जब मिली पावर, ये पावर मिली एक प्रोसेस में, इसको बोलते स्ट्रोक। चौथे में क्या होगा बेटा? एग्जॉस्ट गैसेस बाहर, जली हुई गैसेस बाहर, जला हुआ फ्यूल बाहर। चौथे में क्या होगा? जला हुआ फ्यूल बाहर, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या क्या समझा दी? मैंने आपको ये समझा दी, देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्या प्रोसेस है? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर। सबसे पहला क्या? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, है ना। फ्रेश एयर अंदर आई, ये इनटेक वाली बॉल को भरी अंदर। फिर कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, फिर इंजेक्शन इग्निशन पावर, ठक पावर मिली। फिर एग्जॉस्ट गैसेस बाहर, फिर इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, इंजेक्शन इग्निशन पावर, एग्जॉस्ट। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, इंजेक्शन इग्निशन पावर, टाइम। ठक 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 आवाज आती है, तो वो ठक ठक क्या है बेटा? वो फ्यूल ब्लास्ट कर रहा है अंदर जाके। फ्यूल क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? ब्लास्ट कर रहा है। तो बेटा मैंने आपको समझाया बेटा, ये चार प्रोसेस है, ये चार स्ट्रोक्स है, 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, इंजेक्शन इग्निशन पावर, एग्जॉस्ट। तो ये चार प्रोसेस हो रहे हैं। कितने प्रोसेस हैं? 4। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, एक में क्या हो रहा है? फ्रेश एयर का इनटेक हो रहा है। फिर क्या हो रहा है? कंप्रेशन ऑफ फ्रेश एयर, जिसमें मेरी एनर्जी खर्च होती है ना। ये क्या है? इंजेक्शन ऑफ फ्यूल। फिर इग्निशन, इग्नाइट कर दिया, फिर पावर मिली, टाइम। और फिर से एग्जॉस्ट, फिर एग्जॉस्ट गैसेस बाहर, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर, ठीक है। तो बेटा ये बेसिक मैंने आपको इंजन बताया कि इंजन कैसे वर्क करता है। अब बेटा जो हमारा हम जो अभी इंजन पढ़ने वाले बेटा, वो तो हाथ से चलाने वाला इंजन है ना, कार्नोट इंजन, है ना। इसमें क्या होता है बेटा? ये एडियाबैटिक वॉल्व्स होती हैं, एडियाबैटिक वॉल्व्स होती हैं, मतलब सिलेंडर की, मतलब है गोल दिखा से, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन है, ये भी एडियाबैटिक पिस्टन है, कोई हीट बाहर नहीं जा सकती, ये पिस्टन। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, यहाँ पे क्या है? डायाथर्मिक वॉल्व, जिससे फटाफट हीट एक्सचेंज हो सकती है। अब बेटा जो हमारा जो हमने इंजन अभी देखा बेटा, कार्नोट साइकिल जो इससे पहले पढ़ी, वो एक आइडियल इंजन की साइकिल है, वो एक आइडियल इंजन की साइकिल है। पर मैं आपको कहूँगा ये जो इंजन की वर्किंग बताई, इसको 2-3 बार सुन लीजिए बेटा, कैसे इंजन वर्क करता है। मैंने आपको फिर से बता दी, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, इंजेक्शन इग्निशन पावर, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, इंजेक्शन इग्निशन पावर। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं समझ गया। अब इसके बाद मेरे पास 2 चीज होती है, होता है सोर्स जिससे हम हीट लेंगे, एक होगा सिंक जिसमें हम हीट फेंकेंगे, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको बताया था, जो मैंने आपको बताया था, इसको फिर इससे रिलेट कर दूंगा कि कैसे हमारा जो साइकिल है कार्नोट साइकिल, वो कैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली साइकिल है, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्नोट साइकिल मैक्सिमम एफिशिएंसी वाली साइकिल कैसे है, इसको समझना चाहते हैं बेटा। होता क्या है, हमने पहली बार क्या पढ़ी थी, अगर आपको याद हो बेटा, पीवी डायग्राम हमने बनाया था, आइए आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, ए बी
सी डी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहला क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में पता है क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन में प्यारे बच्चों जो पिस्टन है वो बिल्कुल नजदीक है, पिस्टन जो है वो बिल्कुल नजदीक है, ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, ये एडियाबैटिक पिस्टन है, यहां लगा दिया सोर्स। यहां क्या लगा दिया हमने? सोर्स। ये है सोर्स। सोर्स है T1 टेम्परेचर पे और हीट अंदर जा रही है। सोर्स है T1 टेम्परेचर पे और हीट अंदर जा रही है। Q1 हीट अंदर गई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हीट अंदर जा रही है और पिस्टन इधर जाएगा। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं बेटा हम, है ना? इससे क्या फायदा होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन करने से, है ना? ये T1 टेम्परेचर पे, ये भी T1 पे। हम टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे बेटा, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली सोचो, अगर टेम्परेचर इंजन का बढ़ जाता है तो इंजन सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट करेगा, और जो सराउंडिंग को हीट जा रही है वो एनर्जी क्या है? वेस्ट। वो एनर्जी क्या है? वेस्ट। उसी के कारण तो इनएफिशिएंट हो जाता है इंजन। हमने इतना पेट्रोल डाला लेकिन वर्क उतना नहीं मिल रहा हमको, है ना? तो बेटा मतलब अब ये मेरा आइडियल क्यों है? क्योंकि बेटा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि इसको बहुत ज्यादा गर्म ही नहीं कर रहा हूँ। आइसोथर्मल जो इसका टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे इसको हीट सप्लाई, एक्चुअली डीटी जाता है। एक्चुअली क्या है? डीटी जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद बेटा कुछ पोर्शन तक पहुंचने तक अगला जो एक्सपेंशन है उसको मैं एडियाबैटिक कर देता हूं, ताकि ऐसा भी ना हो लगातार बेटा मैं हीट अगर सप्लाई करता रहूंगा तो बेटा वो आगे जाके टकराएगा इसको। ये ना ये पावर स्ट्रोक चल रहा है, ये पावर स्ट्रोक चल रहा है एक्चुअली। तो बेटा जब पावर स्ट्रोक आता है, जब बोलते हैं पावर, तो बेटा ऐसा नहीं कि फ्यूल आखिरी तक जलता रहता है। फ्यूल तो बेटा बल्कि जब वो ना मतलब कंप्रेशन आ रहा होता है, जब कंप्रेशन एंड होने वाला था तभी फ्यूल जला देता, ताकि जब वो इधर को जाने लगे, जैसे ही जाने लगे तभी उसको पावर मिल जाए। ऐसा नहीं कि एंड पे जाके मतलब एंड पे जाके ठक से मारे तो एनर्जी वेस्ट होगी, पिस्टन विस्टन टूट सकता है ना, डिस्ट्रक्शन ज्यादा होंगे। तो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मतलब पहले ही उसको एनर्जी मिल जाए, पहले ही उसको एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो हमने एक टाइम के बाद एनर्जी देनी बंद कर दी, एक टाइम के बाद हमने एनर्जी देनी बंद कर दी, है ना, ताकि एग्जॉस्ट गैसेस जो है मतलब जो मतलब एनर्जी मतलब उसने जनरेट करने की कर दी, फ्यूल पहले ही जल चुका है, धकेल चुका है ना। अब ताकि आगे अब आगे क्या हो गया? एडियाबैटिक प्रोसेस, कोई हीट सप्लाई नहीं करे, इसमें हीट एक्सचेंज जीरो। ठीक है, फिर क्या है? आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑफ प्रेशर। बेटा इसी में तो एनर्जी वेस्ट होती है। जब कंप्रेशन होता है ना बेटा, कोई भी कंप्रेशन ऐसा नहीं हो सकता कि आप आइसोथर्मल ले जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप दबाओगे ना तो रबिंग भी हो रही है, वहां पर पिस्टन की रबिंग हो रही है वॉल से, कुछ हीट जनरेट होगी, मतलब उसको जाके टकरा रहा है गैस मॉलिक्यूल्स को, है ना। तो ये पक्का है कि गैस मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी। पर हम वाटर जैकेटिंग वगैरह करके हम आइडियली मान रहे हैं कि हमने हीट को बाहर निकाली, टेम्परेचर वही मेंटेन कर रही है। आइसोथर्मल कंप्रेशन इज द आइडियल कंप्रेशन प्रोसेस। ये आइसोथर्मल कंप्रेशन। एडियाबैटिक कैसे करते हैं? सोर्स को हटा के यहां पे हम एडियाबैटिक वॉल लगा देते हैं। सोर्स को हटा के हम क्या करते हैं? एडियाबैटिक वॉल लगा देते हैं, है ना। आइसोथर्मल कंप्रेशन ये क्या होता है? आइडियल कंप्रेशन। क्योंकि बेटा टेम्परेचर तो बढ़ना ही है, गैस को दबाना कब आसान होगा? जब टेम्परेचर ना बढ़े। टेम्परेचर बढ़ गया तो बेटा प्रेशर और बढ़ जाएगा, दबाना मुश्किल हो जाएगा गैस को। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं ताकि वर्क मेरे को, मेरी एनर्जी वेस्ट करो, मेरी एनर्जी वेस्ट हो। आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसके बाद बेटा आइसोथर्मल कंप्रेशन पता है कैसे होगा? जितना हम गैस पे वर्क कर रहे हैं, यहां लगा देते हैं सिंक, कम टेम्परेचर वाला, क्योंकि बेटा पहले T1 टेम्परेचर पे हीट दी, फिर एडियाबैटिकली जब हो जाएगा, ये T1 टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहां से यहां में एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अगर गैस एक्सपैंड हो रही, कोई हीट दे नहीं रहा, सब एडियाबैटिक वॉल्व है, सब एडियाबैटिक वॉल्व है, तो बेटा यहां से यहां में क्या होगा? टेम्परेचर जो है T1 से T2 पे जाएगा, घटेगा। अब वापस जब कंप्रेशन चालू, जब कंप्रेशन चालू होगा तो पहला है आइसोथर्मल कंप्रेशन। इसमें क्या होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन में प्यारे बच्चों क्या होगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन, यहां पे जो टेम्परेचर है T2 वो मेंटेन है, टेम्परेचर अभी चेंज नहीं हो रहा। आइसोथर्मल कंप्रेशन T2 जो टेम्परेचर है वो मेंटेन है। जितनी हीट, जितना हम वर्क कर रहे हैं गैस, उतनी हीट यहां से बाहर निकल जा रही है, यहां पे लगा हुआ सिंक। ठीक है, ताकि ये आइडियल कंप्रेशन। पर मैं चाहता नहीं कि सारी एनर्जी बाहर ही निकल जाए गैस की। उसके बाद हम क्या करते हैं? यहां पे आने के बाद हम लगा देते हैं एडियाबैटिक वॉल्व।
जिससे क्या होगा, एडियाबैटिक वॉल से क्या होगा कि अब जो गैस पे वर्क होगा कुछ उसमें एनर्जी बढ़ जाए, बाहर ना निकले, ताकि आते हुए धकेलने लायक कंडीशन में, आते हुए धकेलने लायक सारी एनर्जी बाहर ना निकल जाए। जब एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकालते हैं ना बेटा, सारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर नहीं निकालते, थोड़ी सी अंदर बचा ले ताकि अंदर एनर्जी रहे, उसको धकेले, साथ में इतना गर्म हो जाए ताकि जो अंदर फ्यूल है उसके जलने की पॉसिबिलिटी भी है, मतलब टेम्परेचर पहले से कुछ मेंटेन हो। सारी एग्जॉस्ट गैसेस इसलिए हम बाहर नहीं निकालते। तो यहां पर बेटा सारी एनर्जी हम बाहर नहीं निकाल रहे, इसके बाद हम एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हैं ताकि जब वो यहां पहुंचे तो ऐसा ना हो कि उसके पास एनर्जी ना हो वापस आने के लिए। तो पहला आइसोथर्मल कंप्रेशन है ना, पहली बात आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल बेटा सेम टेम्परेचर पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ाने की कोशिश करी, एक्सपेंशन करो, टेम्परेचर मान लो बढ़ा दे, तो बेटा सराउंडिंग को हीट जाएगी प्रैक्टिकल वाली कंडीशन। तो बेटा मेरा वो फिर मतलब आइडियल प्रोसेस नहीं है। और दूसरा, मैं T1 टेम्परेचर पे ये है गैस और T1 टेम्परेचर पे ही मैंने सोर्स को रख के हीट सप्लाई करी। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर मैंने हीट सप्लाई करी, यहां पर Q0 है, यहां पर हीट बाहर निकली। पहला आइसोथर्मल क्यों लिया बेटा, ताकि टेम्परेचर अंदर बढ़ना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं चाहता हूं अंदर टेम्परेचर बढ़े ताकि हीट बाहर को निकले, इनएफिशिएंट नहीं चाहता हूं। फिर एक टाइम के बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्यों किया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसलिए किया ताकि जाके लगातार हीट सप्लाई रखो, ताकि टकराए नहीं। गैसेस भी हम चाहते हैं पावर स्ट्रोक में कुछ स्टेज में ही जल जाए, आखिरी तक ना जले। ऐसा ना हो ना वापस आ रहा अभी भी गैस जल रही है, धक्का मारे, उसकी एफिशिएंसी कम करे। तो बेटा थोड़ा सा पोर्शन में क्या डाला, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेस करने में ही सबसे ज्यादा एनर्जी आती है। अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन हो तो भाई वाह मजा आ गया। क्यों, क्योंकि बेटा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता तो प्रेशर और बढ़ जाता, और एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ता ही। हम कह रहे हैं कि मान लो आइसोथर्मल कंप्रेशन ले, तो बेटा कभी भी हमको देखना होता है हमारा इंजन अच्छा है या नहीं, तो हम ये कहते हैं कार्नोट से कंपेयर करो, कार्नोट साइकिल के आसपास है तो इंजन अच्छा है। फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हम क्यों कहते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन हम इसलिए कहते हैं प्यारे बच्चों, एडियाबैटिक कंप्रेशन कहने का केवल और केवल एक ही मीनिंग होता है, ताकि अब कुछ एनर्जी वो अंदर बचा ले ताकि जिससे वापस आने लायक बचे। तो बेटा ये हमारा प्रोसेस हो गया जिसकी एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T। कोई दिक्कत नहीं। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से नोट करेंगे, मेरे को लगता है कि आप समझ पाए। बच्चों जो कुछ भी कार्नोट में हमने देखा, एक बारी फटाफट से ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो कार्नोट बेसिकली है क्या प्यारे बच्चों, कार्नोट एक आइडियल हीट इंजन है। आइडियल क्यों, क्योंकि बेटा इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। इसमें हमने प्रोसेस ऐसे लिए ताकि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। अब ऐसा करते हैं, कार्नोट इंजन के बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं। 3 मेन पार्ट्स हैं उसके, है ना। एक है बेटा नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, ये आपके सामने मैंने लेबल किया नॉन कंडक्टिंग स्टैंड, है ना। दूसरा क्या है बेटा, एक हॉट रिजर्वायर, है ना, जिसकी हीट कैपेसिटी जो प्यारे बच्चों है वो इन्फिनाइट है। जितनी भी हीट ले लो उसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। और एक है बेटा प्यारे बच्चों कोल्ड रिजर्वायर, जिसकी अगेन हीट कैपेसिटी जो है बेटा वो इन्फिनाइट है ना, जिसको जितनी मर्जी हीट दे दो उसका टेम्परेचर जो है घटेगा नहीं, इसको हम बोलते हैं सिंक। और जिससे हीट लेते हैं उसको हम बोलते हैं सोर्स। ये है सिलेंडर, है ना। और सिलेंडर में बेटा एक वर्किंग सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं गैस। जो भी उसके अंदर गैस है, वर्किंग सब्सटेंस वेपर भी हो सकता है ना। और बेटा हमने उसके जो मतलब बॉडी पार्ट्स हैं वो इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, एडियाबैटिक वॉल्स हैं, पिस्टन है ना। और ये सिलेंडर का जो बेस है बेटा ये डायाथर्मिक वॉल है, जिससे हम हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। केवल और केवल एक ही पार्ट है जो बेस है जहां से हीट ट्रांसफर हो सकती है। और कार्नोट साइकिल के 4 अलग अलग स्टेजेस हैं जिसको हम पीवी डायग्राम पे दिखाएंगे, ठीक है। तो पीवी डायग्राम पर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो पहला बेटा ये क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप ध्यान से देखिए यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इसको हमने रखा एक हीट रिजर्वायर पे, और अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और देखिए प्रेशर घटा है, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं प्रेशर घटा है ना। और यहाँ पर क्या हुआ है कि टेम्परेचर वही कांस्टेंट रहा है, सोर्स से हमने थर्मल एनर्जी ली है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन इस प्रोसेस का नाम है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है और प्रेशर घट रहा है ना। अगला जो हमने कहा था आपको कौन सा लेते हैं हम, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो रख दिया हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे ताकि आगे जाके झटका ना मारे। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्यों, ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर इतना बढ़े कि सराउंडिंग को हीट रिजेक्ट करे, है ना।
ना। तो आइडियल, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसमें क्या हो रहा है, जब फैलेगा तो बेटा हमने हीट सप्लाई तो करी है नहीं, उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, वही वर्क में कन्वर्ट हो रही है। इंटरनल एनर्जी कम होने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। आप देखिए ध्यान से, रिवाइंड करके, टेम्परेचर कम हुआ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन में। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या हुआ प्यारे बच्चों, टेम्परेचर कम, ताकि वो आगे जाके झटका ना मारे, लगातार हीट दी नहीं। अब इसमें उसके बाद अपने आप एक्सपैंड होने दिए, जैसे पावर स्ट्रोक में लगातार ऐसा नहीं होता, जलता रहता है। इसके बाद बेटा हम क्या करने वाले, आइसोथर्मल कंप्रेशन की, मतलब हमने क्या कि जितनी उसमें जितना हम वर्क कर रहे हैं उतनी हीट बाहर निकलती जा रही है। सबसे आइडियल कंप्रेशन कौन सा होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, है ना। जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हीट बाहर निकलती चली जा रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो गैस को दबाना आसान है, टेम्परेचर बढ़ जाता तो प्रेशर और बढ़ जाता, गैस को दबाना मुश्किल। ये पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। अगला क्या करते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन, रख दिया वापस से इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप गैस के कलर से भी देख सकते हैं। तो दो है आइसोथर्मल प्रोसेस, दो है एडियाबैटिक। इसमें क्या हो रहा है बेटा, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जा रहा है, क्योंकि मतलब गैस पे वर्क हो रहा है, उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, दैट इज उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये हो गई प्यारे बच्चों पूरी की पूरी गैस की साइकिल, है ना। और ये अब हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडियाबैटिक, है ना, मतलब वो पीवी डायग्राम पे, जो कि हमने कर दिया। तो बेटा ये पूरी की पूरी साइकिल है, ये चार बेसिकली प्रोसेस हैं, जो मैंने चारों प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ठीक है। और ये बेटा एक आइडियल इंजन है, क्योंकि मतलब अब इसकी एफिशिएंसी को हम 100% केवल तब बोल सकते हैं, या तो T2 0 हो जाए या T1 इनफाइनाइट हो जाए। एफिशिएंसी जो है बेटा वो T2 T1 पे डिपेंड कर रही है, दैट इज रिजर्वॉयर्स के टेम्परेचर पे, है ना। और इसकी वैल्यू जो हो सकती है बेटा 1 या 100% तभी हो सकती है जब हम इसको या तो T2 को 0 करते हैं या T1 को हम इनफाइनाइट कर दें, जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, लेकिन ये आइडियल एक, चलिए आइए प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कारनॉट पे, छोटे छोटे से क्वेश्चन। देखिए एग्जांपल नंबर 35 आपके सामने। कारनॉट इंजन हैज सेम एफिशिएंसी बिटवीन 100 and 500 and T and 900. द वैल्यू ऑफ T बेटा एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T। एफिशिएंसी बेटा अभी हम पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं क्या होती है प्यारे बच्चों, एफिशिएंसी 1 - T2/T1, ठीक है। तो एफिशिएंसी होती है प्यारे बच्चों 1 - T2/T1। एक बार 100 और 500 टेम्परेचर है और एक बार T और 900 टेम्परेचर है, दोनों में एफिशिएंसी बराबर है। दैट इज़ 1 - 100/500 और 1 - T/900 को बराबर कर देंगे, है ना। और बड़े आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पर देखो एफिशिएंसी 1 - T2/T1 है, ठीक है, ये समझा दिया मैंने आपको। एक बार 100 500 जब टेम्परेचर है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 - 100/500, और जब T और 900 है तो 1 - T/900। बस 100/500 और T/900 बराबर कर देंगे और T180 केल्विन बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कारनॉट टेक्स 10³ किलो कैलोरीज ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 627 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एग्जॉस्ट इट टू अ सिंक एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एफिशिएंसी में कोई मतलब नहीं है, 10³ किलो कैलोरीज का 1 - T2/T1 करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो एक टेम्परेचर है 300 और एक 900, तो 1 - 300/900 करके बहुत आराम से आंसर निकाल लेंगे। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। तो यहाँ पर T1 जो था वो 900 था और T2 जो था प्यारे बच्चों वो 300 था। तो T1 से हीट आ रही है इंजन में, W वर्क करेगा इंजन, और Q2 हीट बाहर निकल जाएगी T2 टेम्परेचर पे, है ना। T2 क्या है 300 केल्विन। तो Q1 हीट आई, W वर्क हुआ और Q2 बाहर निकल गई। तो क्या बन जाएगा बेटा इक्वेशन, Q1 = W + Q2। क्या बन जाएगी इक्वेशन, Q1 = W + Q2, ठीक है। तो यहाँ से Q1 होता है T1 डेल्टा S, Q2 होता है T2 डेल्टा S, और W क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों T1 - T2 डेल्टा S, है ना। ये यूज़ करके बेटा कोई भी क्वेश्चन बहुत मज़े से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर Q1 आपको गिवन था, W पूछा जाए तो Q1 है 900 डेल्टा S। Q1 जो 10³ किलो कैलोरीज है वो 900 डेल्टा S है ना। तो Q1 को आप लिख सकते हैं T1 डेल्टा S या 900 डेल्टा S, है ना। तो Q1 बन जाएगा आपके पास क्या 900 डेल्टा S, ठीक है। और Q2 क्या बनेगा प्यारे बच्चों, Q2 बनेगा 300 डेल्टा S। ये Q1 लिख दिया मैंने 900 डेल्टा S। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं साथ साथ में। Q1 T1 डेल्टा S, Q2 T2 डेल्टा S, ये समझाया प्यारे बच्चों मैंने आपको, है ना। अब W क्या हो जाएगा T1 - T2 डेल्टा S, दैट इज 600 डेल्टा S। Q1 गिवन था, डेल्टा S निकल आएगा। Q2 निकालना है तो T2 डेल्टा S, और W निकालना है तो T1 - T2 डेल्टा S, दैट इज 600 डेल्टा S। दैट इज W इज डबल ऑफ Q2, क्योंकि Q2 है 300 डेल्टा S और W है T1 - T2 डेल्टा S, दैट इज 600 डेल्टा S। तो W इज डबल ऑफ Q2 एंड Q3 जो है वो ट्रिपल है Q2 का,
है ना, क्योंकि Q2 है 300 डेल्टा एस और Q1 है 900 डेल्टा एस। तो W क्या बन जाएगा बेटा प्यारे बच्चों, यहीं से T1 माइनस T2 डेल्टा एस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आपके सामने। तो W बन गया प्यारे बच्चों T1 माइनस T2 डेल्टा एस। आई होप प्यारे बच्चों आप समझ पाए हैं, है ना। ये मैंने लिख दिया T1 माइनस T2 डेल्टा एस। ठीक है, तो ये आप बड़े आराम से समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो इसको आपको यूज़ करना होता है, यही इक्वेशन है। तो एक आ गई W इक्वल टू T1 माइनस T2 डेल्टा एक्स, Q1 आ गया T1 डेल्टा एस, Q2 आ गया T2 डेल्टा एस। इसको यूज़ करके बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि वर्क डन जब पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 37 में, तो आप एफिशिएंसी को भी यूज़ कर सकते थे, जो कि ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने निकाली 35 में 1 माइनस T2 बाई T1, तो Y2/3। और एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड विच इज़ Q1। तो बेटा हीट सप्लाइड आपको गिवन थी 10⁻³ किलो कैलोरीज, वर्क डन निकाल लेंगे क्योंकि एफिशिएंसी पिछले पार्ट में हम निकाल चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से मेरे पास वर्क डन भी निकल के आ जाएगा। तो वर्क डन निकालने के मेरे पास कितने तरीके हो गए प्यारे बच्चों, 2 तरीके हो गए। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। तो कहने के लिए तो 3 क्वेश्चन किए पर एक्चुअली 4 कर लिए हैं कि अगर Q2 भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों अगर ये 3 क्वेश्चन आ गए हैं तो बस मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके बाद एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाएंगे, पर आपको बहुत ध्यान से बेटा समझ के चीज़ें करनी है ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। तीनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ बेटा, T1 टेम्परेचर पे हीट आएगी Q1, इंजन W वर्क करेगा और Q2 एनर्जी बाहर निकाल देगा। इंजन जो है वो T2 टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे Q2 एनर्जी बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो Q1 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q1 क्या हो जाएगा, W प्लस Q2। Q1 एनर्जी आई, W इंजन ने वर्क किया, Q2 बाहर गई। Q1 आई, W वर्क किया, Q2 बाहर गई। तो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, Q1 इक्वल टू W प्लस Q2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने W प्लस Q2, है ना। Q2 की ये डिज़ाइन थोड़ा सा गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। क्योंकि जो मतलब डंडी आनी चाहिए Q2 में वो तो आई गई, तो पहचान में आ रहा है Q2 है। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू W प्लस Q2, Q2 होता है T2 डेल्टा एस, Q1 होता है T1 डेल्टा एस, और W हो गया प्यारे बच्चों Q1 माइनस Q2 दैट इज T1 माइनस T2 डेल्टा एस। ये यूज़ करके प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन बड़े ही मज़े से सॉल्व किया जा सकता है। एक आपको गिवन होगा T1 डेल्टा एस जैसे Q1, तो वहाँ से डेल्टा एस निकालेंगे। Q2 चाहिए तो Q2 इक्वल टू T2 डेल्टा एस निकाल लेंगे। W चाहिए तो T1 माइनस T2 डेल्टा एस निकाल लेंगे। अब ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, जो कुछ भी हमने पढ़ लिया फटाफट से आपको मैं नोट दिखा देता हूँ, ताकि अगर कुछ नहीं नोट कर पाए हैं तो आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो बेटा अब ऐसा करेंगे, सारे के सारे नोट्स आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट्स लेते चले जाइए। ये पहला स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं, ये सेकंड स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मूव करते हैं, और ये थर्ड स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, जस्ट ताकि आपके पास सारी की सारी चीज़ें आ जाएं, है ना। मतलब आप नोट कर लीजिए या तो आप रीड कर लीजिए जस्ट इसको, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो कुछ भी मैंने बताया है सब कुछ मतलब आपके सामने। ये थर्ड और फोर्थ स्ट्रोक आ गया, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये एफिशिएंसी के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग कार्नोट इंजन। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और हो गया बेटा सब कुछ। जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया उसके बाद तो बेटा 3 क्वेश्चन ही कराए थे मैंने आपको, है ना, वो तो आपने देख ही लिए हैं। चलिए आइए अब ऐसा करते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, बेटर क्वेश्चन देखते हैं इंजन्स इन सीरीज़ पर। ठीक है, तो इंजन्स इन सीरीज़ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, कभी कभी आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, कभी कभी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपको कह देंगे 2 इंजन सीरीज में, ऐसे 3 इंजन भी ले सकते हैं सीरीज में। ठीक है, तो बेटा क्या कहेंगे, कैसे करना है, आपको कहेंगे कि यहाँ पर बेटा T1 टेम्परेचर से हीट आ रही है, और फिर हम जो रिजेक्ट कर रहे हैं वो हम दूसरे इंजन को रिजेक्ट करें, मतलब इसका जो सिंक टेम्परेचर है वो दूसरे का सोर्स टेम्परेचर, और फिर ये फाइनल रिजेक्ट कर रहा है T3। अब T1 T2 T3 में से एक अननोन हो जाएगा, और कह देंगे कि वर्क दोनों का बराबर हो रहा है। तो बेटा देखो मैं आपको याद दिला दूं, बेटा Q1 हमने हीट दी, W इंजन ने वर्क किया, और Q2 बाहर निकल गई। ठीक है, ओके, तो W क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, Q1 माइनस Q2, और Q1 क्या होता है T1 डेल्टा एस, Q2 क्या होता है T2 डेल्टा एस, तो T1 माइनस T2 डेल्टा एस।
इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के देंगे। तो बेटा वर्क डन बेटा बेसिकली क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 डेल्टा एस। फिर से कह रहा हूं बेटा Q इक्वल टू T डेल्टा एस यूज करके करेंगे तो क्वेश्चन बड़े मजे से हो जाएंगे। अब इसके लिए Q2 इक्वल टू W प्लस Q3, ठीक है। तो W क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, W आ जाएगा Q2 माइनस Q3 या T2 माइनस T3 डेल्टा एस। अब कह रहे हैं कि दोनों का वर्क आउटपुट बराबर है, दोनों इंजन्स का वर्क आउटपुट बराबर है, इस तरीके क्वेश्चन देंगे। कह रहे हैं वर्क आउटपुट ऑफ बोथ द इंजन्स व्हिच आर इन सीरीज इज सेम, है ना। अब बेटा हमसे T1 T2 T3 में रिलेशन पूछ लेंगे तो क्या करेंगे बेटा, दोनों का वर्क आउटपुट बराबर करिए। तो T1 माइनस T2 डेल्टा एस इज इक्वल्स टू T2 माइनस T3 डेल्टा एस। ये गया, तो यहां से आके गया ट्वाइस ऑफ T2 इक्वल टू T1 प्लस T3, तो T2 आ जाएगा T1 प्लस T3 बाई 2। अब बेटा कोई दो टेम्परेचर आपको दे दिए जाएंगे, तीसरा पूछ लिया जाएगा, बड़े आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। पर यूज क्या करना है बेटा, Q1 हीट आई, W वर्क हुआ, Q2 निकली, और Q1 क्या है T1 डेल्टा एस, Q2 क्या है T2 डेल्टा एस, Q3 क्या है T3 डेल्टा एस। और दूसरे इंजन में Q2 हीट आई, W वर्क हुआ, Q3 बाहर निकली, Q2 इक्वल टू W प्लस Q3, Q2 है T2 डेल्टा एस, Q3 है T3 डेल्टा एस। बस इसको अगर यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएंगे। आपको कह देंगे दो इंजन सीरीज में है ना, और एक का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए इनपुट है ना, जो वो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो दूसरे के लिए इनपुट जा रही है। तो और वो हीट इनपुट आउटपुट कर रहा है पहला इंजन T2 पे, और T3 पे मतलब दूसरा इंजन आउटपुट कर, तो मतलब पहले वाले को कितने टेम्परेचर पे सप्लाई करी थी, या T1 T3 दे देंगे और T2 पूछ लेंगे। पिछली बार जब क्वेश्चन आया था तो T2 पूछा था, है ना। एक बार क्वेश्चन आया T1 T3 T2 में दो अननोन थे, तो टेम्परेचर पूछा था और साथ में पूछ लिया रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्या है, इसका 1 माइनस T2 बाई T1 और इसकी 1 माइनस T3 बाई T2, ठीक है। तो अगर ईटा 1 बाई ईटा 2 पूछ लेंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1, और नीचे वाले के लिए क्या जाएगा 1 माइनस T3 बाई T2। बस बेटा इस तरीके से करके आंसर निकल जाता है बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आई होप बच्चों में आपको समझा पाया हूं। ऐसा क्वेश्चन 18 में आया था, 19 में भी आया था। तो बाकी जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए इतने ना मोर देन सफिशिएंट, आप बड़े आराम से किसी भी तरीके का क्वेश्चन हिट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा अब बात आती है रेफ्रिजरेशन का क्वेश्चन कैसे करेंगे। जब रेफ्रिजरेशन वर्ड इन्वॉल्व होगा तो बेटा वो वाले क्वेश्चन कैसे हम डील करेंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। बेटा देखो उसके लिए केवल मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे करा जाता है, कैसे मतलब अप्रोच किया जाता है, मैं आपको केवल अप्रोच बता देता हूं, ठीक है। आइए अप्रोच देख लेते हैं फटाफट से। बेटा उसमें क्या होता है, हीट पंप यूज करते हैं हम। पहले नीचे एक टेम्परेचर से, है नीचे वाला एक टेम्परेचर होता है। बेटा रेफ्रिजरेशन में होता क्या है, हमको हीट ना बाहर निकालनी है। रेफ्रिजरेटर जैसे आपके घर पे फ्रिज है, तो बेटा उसमें पता है कि हम एक अंदर लिक्विड भेजते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो इवेपोरेट होकर बाहर आता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेके आता है, और उसको हम वापस से लिक्विफाई करके वापस अंदर भेजते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हीट को बाहर निकाल रहे हैं, हीट को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, हम एक कम टेम्परेचर से हीट को बाहर निकाल रहे हैं। मान लीजिए कम टेम्परेचर T2 है, तो इससे हमने हीट बाहर निकालनी। ये हमारा हीट पंप है ना। हीट पंप बेटा बाहर निकालने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो हमने Q2 हीट बाहर निकाली, W उस पर वर्क किया और Q1 बाहर पटक दी, है ना। तो बेटा हमने यहाँ पर T1 टेम्परेचर पे बाहर हीट निकालनी है ना, तो यहाँ से Q1 निकाल ली। तो बेटा Q2 हीट निकाली, W उस पर वर्क किया और Q1 बाहर फेंकी। Q2 हमने हीट निकाली, W उस पर वर्क किया और Q1 बाहर फेंकी। देखो मैं चाहूँ तो पूरा डिटेल में जा सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, है ना। लेकिन बेटा आपके किसी काम का नहीं रहेगा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आपको वही बता रहा हूँ। इंजन में भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा बताया, बीच में आपको ऐसा लगा होगा जैसे कुछ रोक दिया कुछ बताने से। हाँ बेटा रोका तो है, लेकिन वो आपके काम का नहीं रहता, है ना। आपको ये पता लगता कि मेरे को बहुत कुछ मालूम है, तो वो मेरे को नहीं बताना। तो Q2 इक्वल टू W प्लस Q1, Q2 हीट आई, Q2 हीट पंप ने निकाली, W हमने उस पर वर्क किया पंप पे। तो बेटा टोटल बाहर कितनी जाएगी, Q2 प्लस W, है ना। इसीलिए कहते हैं रेफ्रिजरेटर का अगर डोर खोल के रख दो तो रूम गर्म हो जाएगा, क्योंकि बेटा जो हीट निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि हम उस पर कुछ वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए कि जो हीट हम निकाल रहे हैं वो हम पीछे से बाहर फेंक रहे हैं फ्रिज के, लेकिन साथ में हम उस पर कुछ वर्क भी कर रहे हैं। कोई मशीन चल रही होती है उसमें, मतलब करंट फ्लो हो रहा है, मतलब हीट बहुत सारी प्रोड्यूस होने वाली है। तो बेटा W जो आएगा वो कितना आएगा, Q1 माइनस Q2। अब Q1 क्या होगा, T1 डेल्टा एस, Q2 क्या होगा, T2 डेल्टा एस। तो ये क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 डेल्टा एस, ठीक है।
तो इतना वर्क जब किया तो Q2 हीट निकालता है। काम क्या है यहां पर, काम क्या, यहां पर है Q2 थर्मल एनर्जी को निकालना। तो Q2 थर्मल एनर्जी निकाली W वर्क करके, Q2 थर्मल एनर्जी निकाली W वर्क करके, तो 1 वर्क करके कितनी एनर्जी निकलेगी Q2 by W। दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और W क्या है Q1 माइनस Q2, पुट कर सकते हैं वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या आ गई प्यारे बच्चों, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, T2 अपॉन T1 माइनस T2, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बेटा ये यूज करके बड़े आराम से हर तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा हमने क्या किया है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। Q2 थर्मल एनर्जी निकाली, W उस पे वर्क किया, Q1 बाहर फेंकी, Q2 प्लस W इक्वल टू Q1, ठीक है। W क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, W क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों Q1 माइनस Q2। अब ये आ गया W, प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से, है ना, ये आ गया W Q1 माइनस Q2, W हो जाएगा Q1 माइनस Q2, Q1 हो जाएगा T1 डेल्टा एस, Q2 T2 डेल्टा एस, तो T1 माइनस T2 डेल्टा एस। इतना वर्क करने से Q2 एनर्जी निकली, W वर्क किया तो Q2 एनर्जी निकली, तो 1 वर्क करने से कितनी निकलेगी प्यारे बच्चों, 1 वर्क करने से निकलेगी Q2 बाई W। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। 1 वर्क करने से कितनी थर्मल एनर्जी बाहर निकाल पाए, काम क्या था थर्मल एनर्जी बाहर निकालनी थी, तो बेटा ये आ गई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इस पे भी आपको छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, बड़े आराम से कर पाएंगे। मैं लेकिन फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से बेटा, Q2 मैंने थर्मल एनर्जी निकाली, यही मेरा काम था। W उस पे वर्क किया, Q1 बाहर गई, तो बेटा Q2 क्या है T2 डेल्टा एस, Q1 क्या है T1 डेल्टा एस, तो यहां से W क्या आ गया प्यारे बच्चों T1 माइनस T2 डेल्टा एस। इन्हीं चीजों पे बेटा क्वेश्चन आने, Q2 दे देंगे Q1 पूछ लेंगे तो Q2 बाई Q1 T2 बाई T1 हो जाएगा। W दे देंगे Q1 पूछ लेंगे तो W बाई Q1 कर लीजिए या Q1 बाई W कर लीजिए, T1 अपॉन T1 माइनस T2 हो जाएगा। अब बेटा देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है बेटा, W वर्क करी तो Q2 एनर्जी बाहर निकाली, काम यही था ना, काम तो ये कर रहा था Q2 एनर्जी बाहर निकाली, W वर्क करके निकाल, तो 1 वर्क करके कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी Q2 बाई W, तो मेरी 1 में से कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है बाहर निकालने में, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसको एफिशिएंसी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये 1 से ज्यादा भी हो जाती है। तो W वर्क करके Q2 एनर्जी बाहर निकाले, तो बेटा रेफ्रिजरेशन के लिए हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और कभी ये हीटर होता है तो हम सराउंडिंग से बाहर से हीट पकड़ते हैं, उस पर वर्क करते हैं और अंदर फेंकते हैं। तो अगर हीटर के लिए कोई पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अब क्या है रूम में हीट लेके आना, तो Q1 एनर्जी Q1 हीट रूम में आई, Q1 हीट रूम में आई W वर्क करके, तो W वर्क करने से Q1 एनर्जी रूम में आई, तो 1 वर्क करने से कितनी आएगी Q1 बाई W, तो ये हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीटर, ये हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर। W तो T1 माइनस T2 डेल्टा एस है, Q2 T2 डेल्टा एस है, Q1 T1 डेल्टा एस है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से मजे से आप हल कर सकते हैं। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो बेटा कार्नोट मैंने आपको कार्नोट इंजन के क्वेश्चंस भी बता दिए कैसे करने हैं, और रेफ्रिजरेशन कैसे अप्रोच करना है आपको बता दिया। अब रेफ्रिजरेशन के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम हर टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। देखिए बेटा अब पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे कार्नोट इंजन इज वर्किंग एज अ रेफ्रिजरेटर इन बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 केल्विन एंड 300 केल्विन। ये पंप है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहे हैं इज वर्किंग बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27, that is 273 and 300 Kelvin. How much energy is needed to freeze 10 किलोग्राम ऑफ आइस। तो बेटा 10 किलोग्राम आइस फ्रीज करनी, तो यहां से एनर्जी निकालनी है, ये Q1 मेरे को निकालनी, तो Q1 क्या होगी T1 डेल्टा एस, Q1 क्या होगी T1 डेल्टा एस या 273 डेल्टा एस, और निकालनी कितनी 10 किलोग्राम। कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू फ्रीज, हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू फ्रीज 10 किलोग्राम ऑफ आइस, 10 किलोग्राम फ्रीज करें, तो Q1 बेटा बेसिकली क्या हो गया 10 किलोग्राम हो गया 10,000 ग्राम। 1 ग्राम को फ्रीज करने के लिए बेटा जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है वो क्या थी 80, जो हमने कैलोरीमेट्री में याद भी कर लिया था, तो ml इंटू 80 कर दिए,
तो यहां से 273 डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आ गया 8 इंटू 4 और 1 5 10 की पावर 5। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो कह रहे वर्क रिक्वायर्ड कितना होगा, वर्क रिक्वायर्ड कितना होगा, ये तो हो गया Q1 की वैल्यू ये है और Q1 273 डेल्टा एस भी होगा T1 डेल्टा एस। वर्क कितना होगा बेटा, Q1 प्लस W इक्वल टू Q2, Q1 प्लस W इक्वल टू Q2। तो W क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q2 माइनस Q1, दैट इज T2 डेल्टा एस माइनस T1 डेल्टा एस, T2 माइनस T1 डेल्टा एस, T2 माइनस T1 कितना हो गया बेटा 27 डेल्टा एस। ये मेरे से पूछा है और गिवन क्या है, तो डेल्टा एस की वैल्यू यहां से निकालेंगे और इसमें डाल देंगे, खत्म। आंसर आ जाएगा आपका 879 किलो कैलोरी। तो ये निकल के आ जाएगा 879 किलो कैलोरीज। ये भी कैलोरीज में 80 कैलोरी पर ग्राम होती है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ, मेरे को लगता है आपको मैं बेटा क्लियर कर पाया। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन फिर से रीड आउट कर दे रहा हूँ। अ कार्नोट इंजन work as a refrigerator in between 0 degree centigrade and 27 degree centigrade. How much energy is needed to freeze 10 kilogram ice at 0 degree centigrade? ठीक है, how much energy is needed to freeze 10 kilogram ice, 10 kilogram 10,000 ग्राम into 80, इतनी एनर्जी मेरे को निकालनी है रेफ्रिजरेटर में से। और जो Q1 होगा वो T1 डेल्टा एस, Q2 जो होगा वो T2 डेल्टा एस। वर्क डन निकालना है तो Q1 प्लस W इक्वल टू Q2, W हो गया Q2 माइनस Q1, Q1 को लिखा T1 डेल्टा एस, यहां से डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या वर्क डन, वर्क डन क्या है Q2 माइनस Q1, T2 माइनस T1 डेल्टा एस 27 डेल्टा एस, डेल्टा एस की वैल्यू यहां से निकालो और इसमें डालो, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वर्क एफिशिएंसी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अबव क्वेश्चन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछे। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है प्यारे बच्चों, मेरे को Q1 हीट निकालनी है, W वर्क करके मैं Q1 हीट निकालूंगा, W वर्क करके मैं कितनी हीट निकालूंगा Q1, तो 1 वर्क करके कितनी निकालूंगा Q1 बाय W, 1 वर्क करके कितनी निकाल पाऊंगा Q1 बाय W, W वर्क करके Q1 निकाल तो 1 वर्क करके, और W क्या है बेटा Q2 माइनस Q1, यही है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या जाएगी Q1 मतलब T1 अपॉन W, W क्या है T2 माइनस T1, बेटा डेल्टा एस तो कट जाएगा तो T1 अपॉन T2 माइनस T1, तो T1 क्या है ये 273 और नीचे क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा 27, तो 10 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा 10.13। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो इस तरीके के बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आप बड़े आराम से रेफ्रिजरेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए आइए एक और देख लेते हैं। A Carnot engine work as a refrigerator in between 250 and 300 Kelvin. It requires 750 calories from heat source at low temperature. Then the heat generated at higher temperature will be. Okay, बताते हैं। पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर नया बनाते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्वेश्चन है कार्नोट इंजन वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर इन बिटवीन 250 एंड 300। पंप, इससे हीट निकालनी है, पंप ने हीट निकालनी है इससे, और फेंकनी कितने टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे, T2 टेम्परेचर पे फेंकनी केल्विन। अब बेटा क्या कह रहे हैं, इट रिक्वायर्स 750 कैलोरीज फ्रॉम हीट सोर्स एट लो टेम्परेचर। If it requires 750 calories of heat at low temperature, इससे हमको 750 कैलोरीज निकालनी, तो Q1 क्या हो गया 750, Q1 है 750 कैलोरीज, Q1 प्लस W होगा Q2, ठीक है। कह रहे हैं देन द हीट जनरेटेड एट हायर टेम्परेचर, यहां पर कितनी हीट रिजेक्ट करी एट हायर टेम्परेचर वाले सिंक को हमने कितनी हीट रिजेक्ट करी। तो बेटा कैसे करेंगे, मेरी बात सुनिए ध्यान से। Q1 ये हो गया और Q1 क्या होगा प्यारे बच्चों 250 डेल्टा एस, T1 डेल्टा एस, और Q2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, Q2 मेरे को निकालना है
एंड दैट विल बी इक्वल टू 300 डेल्टा एस। निकालना क्या है Q2, या तो Q2 बाई Q1 डायरेक्टली आप कहते हैं T2 बाई T1, तो Q2 अपॉन 750 इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 250, 250 इंटू 3, तो यहाँ से Q2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 900। अगर कोई पूछता कि इंजन को मतलब पंप को वर्क कितना करना पड़ेगा, तो बेटा ये प्रोसेस के लिए पंप को वर्क कितना करना पड़ेगा, तो W क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1, तो Q2 माइनस Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 900, और Q1 कितना दे रखा था आपको क्वेश्चन में 750, तो 900 माइनस 750, तो वर्क कितना हो जाएगा 150 कैलोरीज। जूल्स में निकालना तो इंटू 4.18, 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स, 1 कैलोरी इज 4.18 जूल्स। तो बेटा ये समाप्त किया मैंने आपके सामने कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन, एंड मतलब पूरा का पूरा है ना पिटारा आपके सामने मेंस वाला खत्म किया। एक छोटा सा टॉपिक पेंडिंग था, बल्क मॉडुलस क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, है ना, या एडियाबैटिक में। हालांकि मैंने साउंड वेव चैप्टर में आपको बता रखा है बहुत अच्छे से बल्क मॉडुलस, है ना। ये पर्टिकुलर टॉपिक बेटा आपको वैसे सुरेंद्र सर ने पढ़ाया था, है ना। बल्क मॉडुलस गैस की इलास्टिसिटी के बारे में बताता है, फ्लूइड की इलास्टिसिटी के बारे में, सॉलिड की इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी कैसे बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक चीज होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है डीवी बाई वन वॉल्यूम में कितना चेंज है, डीवी चेंज आया वी वॉल्यूम में, तो वन वॉल्यूम में क्या चेंज आया, ठीक है। और जब मैंने वन वॉल्यूम में ये जो चेंज आया, ये वन वॉल्यूम में चेंज है, तो उसमें कितना राइज इन प्रेशर डेवलप हुआ, स्ट्रेस कितना डेवलप, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब राइज इन प्रेशर कितना है, तो बेटा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेटा मेरी बात सुनिए ध्यान से, जब वन वॉल्यूम में ये चेंज किया तो राइज इन प्रेशर ये आया, जब वन वॉल्यूम में वन का चेंज करेंगे तो राइज इन प्रेशर क्या है, जब वन वॉल्यूम में वन का चेंज करेंगे तो राइज इन प्रेशर क्या आएगा, जिसमें ज्यादा आएगा वो ज्यादा जोर से वापस आना चाह रहा है, उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो बेटा वॉल्यूम चेंज पे अगर राइज इन प्रेशर ज्यादा आए मतलब अपनी कंडीशन में ज्यादा आने की टेंडेंसी हो, इसका मतलब क्या है कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज ज्यादा है ना। तो बेटा ये मेरे को बता रहा है इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में, पर बेटा डीपी बाई डीवी तो हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी, डीपी पॉजिटिव होगा तो डीवी नेगेटिव। कोई भी मॉडुलस को हम पॉजिटिव देखना चाहते हैं, तो बल्क मॉडुलस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं माइनस वी डीपी बाई डीवी। तो बल्क मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं, माइनस वी डीपी बाई डीवी, ठीक है। अगर पूरे तरीके से भूल गए तो बेटा मैं चाहूंगा कि आप रिवाइज कर ले इलास्टिसिटी, वैसे मैंने हल्का सा याद दिलाया, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप सोच के देखिए, अगर चेंज इन वॉल्यूम वही है, राइज इन प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बेटा गैस की इलास्टिसिटी ज्यादा है, गैस की इलास्टिसिटी ज्यादा है ना, या मतलब जो भी फ्लूइड है या मान लो सॉलिड है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो माइनस वी डीपी बाई डीवी। हालांकि मेरे को आइसोथर्मल कंडीशन में गैस की इलास्टिसिटी बतानी है, बल्क मॉडुलस बताना है, और एडियाबैटिक कंडीशन में और पॉलीट्रॉपिक में। तो मैं जनरल बताता हूं पॉलीट्रॉपिक, क्यों, क्योंकि अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में इसकी वैल्यू निकाल दी, पीवी की पावर एन की वैल्यू निकाल दी, पीवी की पावर एन कांस्टेंट होता है पॉलीट्रॉपिक में, ये एक्स मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एन की वैल्यू गामा हो जाती है एडियाबैटिक के लिए और 1 हो जाती है आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए पीवी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो बेटा यहां पर इसके लिए माइनस वी डीपी बाई डीवी निकालते हैं, डी बाई डीवी करेंगे तो डीपी बाई डीवी वी की पावर एन प्लस पी एन वी की पावर एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो वी डीपी बाई डी माइनस वी डीपी बाई डीवी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, वी की पावर एन से डिवाइड कर दी 1 अपॉन वी आएगा, वी की पावर एन से डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो यहाँ पे वी की पावर एन आ जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन वी बचेगा, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा एन पी। आप ध्यान से देखिए ये वैल्यू नहीं निकल के आ जाएगी, अगर आपको लग रहा हो नहीं हमको हल्के हल्के करने तो हल्के हल्के करते हैं, वी की पावर एन से डिवाइड करिए, डीपी बाई डीवी निकालिए, डीपी बाई डीवी इसको उधर ले जाइए, माइनस एन पी वी की पावर एन अपॉन वी की पावर एन कट जाएगा, फिर माइनस वी डीपी बाई डीवी विच इज बल्क मॉडुलस, वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों एन पी। तो आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा पी, आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा पी, है ना, और एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा एन क्या हो जाएगा गामा, एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा गामा पी, और गामा की वैल्यू क्या होती है 1 + 2/f, f + 2/f,
तो बेटा मोनोटॉमिक के लिए सबसे ज्यादा होगा बल्क मॉडुलस, डायटॉमिक के लिए कम, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए सबसे कम। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने बेटा बल्क मॉडुलस भी आपको बता दिया। और एनपी होगा किसके लिए, एनपी हो जाएगा किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक के लिए। तो गामा पी, गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा, F+2/F। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। और यहीं पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर समाप्त होता है ना। बधाई हो आप लोगों को, थर्मोडायनेमिक्स का पिटारा खत्म हुआ। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होती है आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में। बाकी मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और ये चैप्टर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छे से इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, होमवर्क डिस्कशन बहुत ध्यान से सुने, एटलीस्ट जो मेरा एक रिवीजन वीडियो लेक्चर है उसको बहुत ध्यान से सुन लें, उससे आपको चीज़ें सारी की सारी बहुत अच्छी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट।